मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। आज एक और हम करंट का बड़ा अच्छा मुद्दा है, उस पर चर्चा करने वाले हैं और मेरे हिसाब से आपको मज़ा भी आएगा इस मुद्दे को सुनने पर जाकर कि कैसे पारदर्शिता लाने के लिए काम किया गया। लेकिन अगर अंत तक हम समझेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि शायद भर पारदर्शिता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो आप कहेंगे सर मुद्दा क्या है, ऐसा क्या बात आप बताने वाले हैं जो पारदर्शिता के लिए किया गया लेकिन पारदर्शिता लाई नहीं गई जाकर के अंत में। तो चलिए मैं आपकी जिज्ञासा को दूर करता हूं और डिस्कस करते हैं कि आज हम किस मुद्दे पर हम आपसे बात करते हैं। आज का मुद्दा है चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड की आज हम आपसे बात करेंगे। कहेंगे कि ये मुद्दा क्यों उठाया गया, तो ये मुद्दा करंट का मुद्दा है, थोड़ा सा जुड़ा है करंट में। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि सर इन जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं इनमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे जा रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 2018 से बॉन्ड बिक रहे हैं जाकर के और 2018 और 19 में हमें कोई समस्या इसमें दिखाई नहीं दी, इस कारण से हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। तो प्रश्न काफ़ी उठा, तो चर्चाओं में भी था कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है, तो उसी पर आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्न उठता है कि चुनावी बॉन्ड की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, आखिर चुनावी बॉन्ड क्यों लाई गवर्नमेंट जाकर के। वर्तमान सरकार के द्वारा 2017-18 के आम बजट में चुनावी बॉन्ड को प्रस्तुत किया गया था और 2018 में इसको अधिसूचित कर दिया गया था। तो आखिर वर्तमान सरकार की मंशा क्या थी चुनावी बॉन्ड लाने के उसमें, तो मंशा ये थी, वर्तमान सरकार को आपको पता है कि वर्तमान सरकार हमेशा बात करती थी, जो एनडीए की गवर्नमेंट है हमेशा एक मुद्दे पर उसने बात किया है कि हम हर चीज़ में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से नोटबंदी हमने की जा करके तो जो ब्लैक मनी कम हो जाकर जैसे हम जीएसटी लाए, तो वैसे ही पारदर्शिता देश में एक तीसरा बड़ा बिंदु है कि जो चुनाव में रुपया आता है ये बहुत सारा ब्लैक मनी का पैसा यूज होता है। सरकार का कहना था कि चुनावी पार्टियों के में जो पैसा आता है जिसकी कोई जानकारी नहीं होती है, चुनाव आयोग के पास कोई जानकारी नहीं होती है, पार्टियां कोई जानकारी नहीं देती हैं, उनको एक कानून के दायरे में लाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं इन जो भी पार्टियां हैं देश में जो चुनाव लड़ती हैं पार्टियां, वो जो पार्टियां चंदा लेती हैं वो कहीं ना कहीं पारदर्शी हो, पारदर्शिता आएगी तो ब्लैक मनी पर रोक लगेगी, सरकार का ये कहना था। इसी परिप्रेक्ष्य में इसी बात पर करते हुए बड़ा अच्छा मुद्दा था, अच्छा व्यू था जाकर सरकार का, तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड ला रहे हैं जाकर। तो 2017-18 के आम बजट में चुनावी बॉन्ड को प्रस्तुत किया गया और 2018 में इसको अधिसूचित कर दिया गया। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर जो चीज़ें हैं जो निकल करके आती हैं वो किस तरह से हैं जाकर। तो हमारे यहाँ एक कानून है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसकी धारा है 29B। उसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी गैर सरकारी संगठन पार्टियों को चंदा दे सकता है। पार्टियां, क्योंकि पार्टियों के पास फंडिंग कहाँ से आएगी चुनाव लड़ने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति इनका सहयोग कर सकता है। समय समय पर बहुत सारे इसमें संशोधन भी हुए जाकर के। यहाँ पर 1968 में कंपनियों को हटा दिया गया कि आप चंदा नहीं दे सकते हैं, लाकर नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद पुनः संशोधन किया गया और कंपनियों को पुनः चंदा देने की अनुमति प्रदान कर दी गई। आगे जाकर के एक रिपोर्ट आती है जाकर, आपको पता होना चाहिए कि 2004-05 से लेकर के 14-15 तक जो चुनाव हुए थे जाकर अपने देश में, उसमें 2100 करोड़ रुपए, 2100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी भारी रकम होती है। 2100 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया गया था पार्टियों को, जिसमें ये कहा गया था, जिसमें ये निकला था कि 60%, इस 2100 करोड़ का 60% नगद रूप से लिया गया था। समझ सकते हैं, नगद रूप से पैसा लिया गया था। यहाँ तक चीज़ें निकल करके आती हैं कि एक नियम था यहाँ पर कि 20,000 रुपये से नीचे का अगर कोई चंदा देता है तो उसके नाम को उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। ये था 20,000 से नीचे अगर किसी पार्टी को कोई चंदा देता है तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह किस व्यक्ति ने दिया है, उसके इनकम का स्रोत क्या है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि 20,000 से नीचे के नगद रूप में ही अधिकांश लोगों को, जो पार्टियां होती थी, जैसे किसी कंपनी ने एक साथ कई करोड़ रुपए दे दिए जाकर के और उस कई करोड़ को अब हमें बांटना है, तो
पार्टियां करती क्या थी कि किसी क्षेत्र गांव विशेष में जाती थी, शहर विशेष में जाती थी, या अपने ही जो मेंबर्स होते थे उन्हीं में छोटी छोटी रकम के नाम पर पर्चियां काट दी जाती थी कि हमको इतना रुपया मिला है, और उस तरह से कई सौ करोड़ रुपया दिखा दिया जाता था कि हमें 20,000 से ये नीचे आया है चंदा, 20,000 से नीचे लोगों ने हमको दिया, 20,000 रुपये से उनकी धनराशि कम थी, और धीरे धीरे हमारे पास इतनी सदस्य संख्या थी कि हमने कई सौ करोड़ रुपये इस धीरे धीरे इकट्ठा कर लिए। सोच सकते हैं कि कितनी सारी ब्लैक मनी जाती थी जाकर के। एक और प्रश्न उठता है यहाँ पर कि अब समझिए कि कोई भी अगर चंदा दे रहा है, किसी को भी कोई चंदा देता है तो निश्चित लाभ के लिए ही देता है जाकर के। अगर कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को चंदा दे रही है तो उसका इसमें सोच होती है कि अगर ये पार्टी सत्ता में आती है तो ये कल मुझे राजनीतिक और आर्थिक लाभ दोनों प्रदान करेगी जाकर। पार्टी को ये होता था कि उसको चुनावी फंडिंग आसानी से मिल जाती थी, चुनावी फंडिंग जितनी ज़्यादा होगी तो उसको प्रचार प्रसार या अपना कैंपेन चलाने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती चली जा रही थी, यानी कि कह सकते हैं कि ब्लैक मनी का यूज लगातार चुनावी मंच में हो रहा था, चुनाव लड़ने में लोग कर रहे थे जाकर। इसमें एक रिपोर्ट भी आई थी, इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट 1998 में आई थी, जिसमें कहा गया था जाकर, कई सारे सुझाव दिए थे इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट में कि किस प्रकार से आप चुनावी पारदर्शिता ला सकते हैं, चुनाव में जो ब्लैक मनी यूज हो रही है उसको हम कर सकते हैं कम। तो उन्होंने कहा था कि अगर जो स्टेट पॉलिसी का नाम दिया था, स्टेट पॉलिसी मतलब राज्यों के लिए पॉलिसी के रूप में मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, उनका कहना क्या था कि जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव में जो पार्टियों को पैसों की आवश्यकता होती है ये केंद्र सरकार करे। केंद्र सरकार चुनाव लड़ने के लिए पार्टियों को पैसा दे, लेकिन उनके उम्मीदवारों को ना दे। जो पार्टी है उस पार्टी को भी रुपया ना दे, उस पार्टी की जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। तो इससे बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती। जो खर्चा बहुत सारा किया जाता है, करोड़ों रुपया विधायक सांसद जो प्रतिनिधि होते हैं चुनाव लड़ते समय लगाते हैं, जो बाहुबली धनबली होते हैं, वो करोड़ों रुपया लगा देते हैं। इससे कहीं ना कहीं ब्लैक मनी चुनाव में खर्च की जाती है, तो इस पर भी रोक लगती जा करके। शायद भाई इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए जो एनडीए गवर्नमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो 2014 में चुन करके सरकार आती है बीजेपी गवर्नमेंट की, उन्होंने एक बात कही थी कि हमें देश में पारदर्शिता लानी है। तो शायद भर इसी पारदर्शिता को लाने के लिए ही 2017-18 के आम बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड को लाया गया था। तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आखिर चुनावी बॉन्ड है क्या जा करके। तो चुनावी बॉन्ड का प्रमुख उद्देश्य अगर कोई पूछे तो इस चुनावी बॉन्ड का प्रमुख उद्देश्य ये है कि राजनीतिक पार्टियों को जो राजनीतिक चंदा दिया जाता है उसको पारदर्शी बनाना है। दूसरा, अगर यहाँ पर बात पूछा जाए कि आखिर अब कौन सी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बहुत सारी पार्टियां रजिस्टर्ड हो जाती थीं चुनाव आयोग में और वो चुनाव नहीं लड़ती थीं, तो बहुत सारी जो ब्लैक मनी आती थी वो ब्लैक मनी ले लेते थे चुनावी पार्टी के नाम से। तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां कोई चुनाव नहीं लड़ रही हैं, रजिस्टर्ड है लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बदलने का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में एक परिवर्तन किया गया। उसमें यह कहा गया कि अब इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, जो चुनावी बॉन्ड है, वही राजनीतिक दल ले सकते हैं जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में 1% मत प्राप्त किया है। 1% मत बहुत होता है। 1% मत अगर आपने प्राप्त किया है तभी आप चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जाकर। आप कहेंगे चुनावी बॉन्ड जारी कैसे होते हैं, तो चुनावी बॉन्ड जो होते हैं एसबीआई की कुछ निर्धारित ब्रांचों से जारी किए जाते हैं। ये तिमाही में जारी होते हैं जाकर के, जैसे कहा जाए जनवरी है, अप्रैल है, जुलाई है, अक्टूबर है, इनमें जारी होते हैं और 10 दिन की क्रियाएं होती हैं। जैसे जनवरी है तो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये आपके जारी हो जाएंगे। उसी समय कोई भी व्यक्ति, कंपनी या कोई भी संगठन जा करके एसबीआई की जो प्रमुख ब्रांच है वहाँ से जा करके ये चुनावी बॉन्ड ले सकता है। यानी कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है, एक प्रपत्र होता है, कागज़ का एक टुकड़ा होता है, जैसे मान लीजिए, और ये किस रूप में होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये 1000 के रूप में, 10,000 रुपये में, 1 लाख में, 10 लाख में और 1 लाख रुपए के रूप में ये चुनावी बॉन्ड जारी किए जाते हैं। जैसे सपोज मुझे 1000 रुपये किसी पार्टी को देना है तो मैंने 1000 रुपये एसबीआई में जाकर दिया और उस एसबीआई की ब्रांच से मैंने 1000 रुपये का एक कागज का टुकड़ा ले लिया। उस प्रपत्र में जो प्रोमिसरी नोट होती है, जो प्रपत्र होता है, जो शपथ पत्र होता है, उसमें लिखा रहता है 1000 रुपये और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 15 दिन होती है। 15 दिन इसलिए रखा गया कि कहीं ना कहीं पैरेलल इकोनॉमी का जन्म ना होने पाए। मुझे 15 दिन के अंदर वो जो मैंने प्रपत्र खरीदा है, जो मैंने बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड खरीदा है, उसको मुझे किसी न किसी, जो भी मुझे मेरी पार्टी है, जो भी मैं जिस पार्टी को पसंद करता हूं, उस पार्टी के एक
जो अकाउंट है, उस पार्टी का अकाउंट होगा, उस पार्टी को उस अकाउंट में मुझे जमा करना होगा। यानी कि प्रत्येक पार्टी को अपना एक चुनावी खाता बनाना होता है, जो है चुनावी खाता जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड भी होता है जाकर, और साल भर में चुनाव आयोग के सामने उस पार्टी को जाकर के ये बताना पड़ता है कि उन्होंने साल भर में कितना चुनावी बॉन्ड प्राप्त किया है। ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा है जाकर के। भाई अगर मैं 1000 रुपये, आप सोचिए कितनी पारदर्शिता की बात मैं कर रहा हूँ कि मुझे अगर किसी पार्टी को 1000 रुपये देना है तो मैं अपने खाते से 1000 रुपये निकालूंगा, फिर मैं SBI की विशेष ब्रांच में जाऊंगा जाकर के, उस ब्रांच में मैं 1000 जमा करूंगा और वहां से मैं चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड आपसे ले लूंगा। अब उस बॉन्ड को ले करके मैं जिस पार्टी को मुझे देना है उस पार्टी के अकाउंट में लगा दूंगा और वह पैसा उस पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा। तो सोचिए कितनी पारदर्शिता की बात है। यानी कि अगर कोई 1 करोड़ रुपए किसी पार्टी को दान देता है तो समझिए कि ये पता चल जाएगा कि इस पार्टी को 1 करोड़ रुपए किसने दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कहेंगे सर तो इसमें अपारदर्शी क्या है जाकर, तो अपारदर्शिता की बात बेटा यहीं पर ही छुपी हुई है जाकर। यहाँ पर ये लाइन एक जोड़ दी गई कि जो व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड दे रहा है या जो चंदा दे रहा है पार्टियों का, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। अब समझिए कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए किसी पार्टी को दे रहा हूं, 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं और मेरा नाम गुप्त रखा जा रहा है, तो शायद वह प्रश्न ही नहीं उठता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए कहां से आया है। तो कहीं ना कहीं शायद वह जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा था उस उद्देश्य की तो पूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। ये आगे जाकर के ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम करेगा। आप समझिए कि कितने लोग हैं जो ब्लैक मनी रखते हैं और ब्लैक मनी को किसी चुनाव विशेष में जो चुनावी अवसर आते हैं उनमें किसी खास पार्टी को दे देंगे। वो जो ब्लैक मनी है व्हाइट मनी बदल जाएगी। अगर वह पार्टी जीत करके सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को, क्योंकि जो सत्ता में आती है, जो सरकार है, उसको तो सब पता है, क्योंकि सरकार के पास पूरा डाटा होता है, उसको सब पता है कि इसने मुझे इतना फंडिंग किया था जाकर। तो उस पार्टी को या उस कंपनी को, जो पार्टी जो सत्ता में आई है, वो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उस विशेष कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत सारे लाभ देगी, बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्रदान करेगी, जिससे कहीं ना कहीं वो कंपनी और भी ग्रोथ करेगी जाकर। अब यहाँ पर अब कुछ बातें आप समझ लीजिए जाकर के। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि जैसे आप देखते होंगे कि कभी कोई जब सरकार आती है तो कोई खास कंपनी ग्रोथ करती है जाकर। जैसे वर्तमान सरकार है तो अडानी समूह ग्रोथ कर रहा है, रिलायंस ग्रोथ कर रहा है जाकर के। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 से पहले, क्योंकि 2018 में तो अधिसूचित किए गए थे चुनावी बॉन्ड को, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में 1045 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड जारी किए गए थे। और 2019 की जो सत्ताधारी सरकार थी, उस सरकार को 95% चुनावी बॉन्ड प्राप्त हुए थे। समझिए 95%, 1045 करोड़ का 95% हिस्सा 2019 में जो भी पार्टी सत्ता में थी उसको जाकर के ये पैसा मिला था। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि यहां पर किस प्रकार से कंपनी और राजनीति का एक गठजोड़ भी उत्पन्न होता चला जा रहा है। भाई आप खास विशेष हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, मैं एक खास पार्टी को जो सत्ता में है, जो सरकार है जिसकी सरकार है, उसको अगर हम बहुत ज़्यादा फंडिंग कंपनियां कर देती हैं तो निश्चित है जिसके पास पैसा होगा उसका कैंपेनिंग बहुत अच्छा होगा। कैंपेनिंग अच्छा होगा तो निश्चित है कि वो चीज़ों को खरीद भी लेगी। वो पूरे न्यूज़ चैनलों को, न्यूज़पेपरों को, सोशल मीडिया को कैंपेन चलाने में करोड़ों रुपया लगता है, वो सारा का सारा पैसा उसके पास चला जा रहा है चुनावी बॉन्ड के रूप में। तो कहने का उस पैसे का सरकार दुरुपयोग कर सकती है। और जब वो पुनः सत्ता में आ जाएगी, पैसे के दम पर जब वो पुनः सत्ता में आ जाएगी, तो जिस कंपनी ने उनको पैसा दिया है उस कंपनी के लिए वो राजनीतिक और आर्थिक लाभ भी प्रदान करेंगे। तो निश्चित है कि देश में आप देखेंगे कि हमारा तो फंडामेंटल राइट है कि अवसरों की समानता होनी चाहिए, लेकिन अब जो सरकार है जिसने उसको पैसा दिया है, तो यहाँ पर अवसरों की समानता कहाँ दिखाई देगी। सरकार तो उसी कंपनी के लिए अधिकांश कार्य करेगी ना जिसने उसको चुनाव लड़ाया है, जिसने उसको फंडिंग की है जाकर। तो कैसे कह सकते हैं कि पारदर्शी हो गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड होने से पूरी की पूरी पारदर्शिता आ गई। यहाँ तो लगता है पारदर्शिता की जगह अपारदर्शिता ज़्यादा आ रही है। यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है जाकर के। यहाँ पर अगर हम बात करें जाकर, अगर यहाँ पर जैसे हम जिक्र करते हुए चले जा रहे हैं, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगी जाकर। आप कहेंगे सर एक तो एक कानून भी है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का एक कानून आपने सुना होगा RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो 2005 में हमारे देश में आया था जाकर के, लागू हुआ था।
2005 में जब आरटीआई कानून आया तो उसके तहत कोई व्यक्ति सरकारी विभागों से जानकारी इकट्ठा कर सकता है। तो ऐसे ही एक आरटीआई फाइल की गई थी। भाई एसबीआई की ब्रांचों से चुनावी बॉन्ड जारी होते हैं, तो एक एक्टिविस्ट थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक आरटीआई फाइल की कि पता करने के लिए कि कैसे किसको मतलब किस पार्टी को कितना चुनावी फंड गया और किसने कितना रुपया दिया जाकर, मतलब किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने इतना पैसा चुनावी बॉन्ड के रूप में खरीदा और किस कंपनी और किसके खाते में जमा किया। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एसबीआई ने आरटीआई के तहत जो सूचना मांगी गई थी उसको देने से इनकार कर दिया। आप कहेंगे कि क्या ये अधिकार है उसके पास? तो यहाँ पर आरटीआई की एक धारा 8 है। बहुत मज़ेदार बातें हैं बेटा, सुनते जाइएगा, मेरी बातों को कई बार सुनिएगा, धीरे धीरे जाकर आपको हर चीज़ समझ में आएगी। आरटीआई की धारा 8E ये कहती है जाकर के कि अगर कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति है, यानी कि कहीं पर अगर विश्वसनीयता का हनन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम कंपनी हैं या संस्था हैं या व्यक्ति हैं, हम एक विश्वास के तौर पर किसी पार्टी को हम पैसा दे रहे हैं, तो इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। ध्यान रखिए, धारा 8E, आरटीआई की जो धारा 8E है उसमें ये बात कही गई है। 8J में एक बात कही गई है कि निजता का हनन होगा इससे। अगर हम आपको जानकारी दे देते हैं तो जिस व्यक्ति ने प्राइवेसी लेते हुए पैसा दिया है, चुनावी बॉन्ड के रूप में खरीदा है, और किस पार्टी को दिया है, ये उसकी निजता का हनन होगा। ये बात कह करके एसबीआई ने आरटीआई के तहत जो सूचना मांगी गई थी उसको देने से मना कर दिया। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, आप देखते चले जाइएगा जाकर के। यहाँ पर एक और भी निकल करके आता है कि ये देखा गया कि वर्तमान में अधिकांशतः जो कंपनियां हैं वो अधिकांशतः राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की होड़ में लग गई हैं जाकर, और खास तौर पे उस पार्टी को चंदा ज़्यादा जा रहा है जो उस समय उस क्षेत्र में या उस देश में या राज्यों में जो ताकतवर पार्टी है। पार्टियों को लगता है, जो कंपनियों को लगता है कि हाँ ये पार्टी पुनः सत्ता में आ सकती है, उसी की तरफ उनका झुकाव हो जाता है और अधिकांशतः चंदा उसी पार्टी के फेवर में चला जाता है। अब यहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ एक कंपनी अधिनियम के तहत 2% का एक नियम है, 2% का एक नियम है कि कंपनी जितना भी लाभ कमाती है उसका 2% सामाजिक कार्यों में खर्च करना चाहिए। और आपको जानकर यहाँ पर फिर से एक हैरानी होगी कि 2% कंपनियां नहीं खर्च करती हैं, लेकिन बढ़ चढ़ करके वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वो राजनीतिक पार्टियों को, खासतौर पर उन राजनीतिक पार्टियों को जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं और जिनको लगता है इन कंपनियों को कि पुनः सत्ता में आ जाएंगी, उनका दिल खोल करके मदद कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो सामाजिक दायित्व है कंपनियों का वो भी लगातार पीछे होता चला जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था, जिस उद्देश्य के साथ लाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति होती हुई नजर यहाँ पर नहीं आ रही है। तो खामियां भी बहुत सारी हैं जाकर के। इसीलिए बार बार यहाँ पर चाहे आरबीआई के गवर्नर हों, चाहे चुनाव आयोग के आयुक्त हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट पे बहुत सारी जो याचिकाएं लग रही हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो उद्देश्य है वो पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भविष्य है वो बहुत भयावह है। इससे कहीं ना कहीं एक पार्टी ताकतवर हो जाएगी, जो ब्लैक मनी है देश में वो ज़्यादा बढ़ जाएगी जाकर के, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ने लगेगी जाकर के, और ताकतवर लोग जो कंपनी है जिनके पास पूंजी ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं सरकार को अपने फेवर में कर लेंगे जाकर, और कुछ ही लोग इस तरह से ग्रोथ करते चले जाएंगे। एक ही कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा 2 या 3 लोग कंपनियों की ग्रोथ होगी, बाकी लोग इस दौड़ से पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मौलिक अधिकार है देश में कि सबको बराबर का अवसर दिया जाए, कहीं ना कहीं उसका भी हनन होते हुए नजर आएगा। इस तरह से मैंने आपको एक आज बहुत दिलचस्प मुद्दा बताया, इलेक्टोरल बॉन्ड बेटा, चुनावी बॉन्ड कहते हैं इसको। क्या चुनावी बॉन्ड है वो मैंने आपको समझाया, और ये मैंने आपको समझाया कि इसके किस प्रकार से दुष्परिणाम निकल करके आ रहे हैं। ओके, कल मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।